नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एसएससी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और बाकी सभी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। और जो हमारी आने वाली एसएससी, सीजीएल और जो सीपीओ की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप अगर एसएससी की तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट होता है वो जानता है कि एसएससी की एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने बड़े रोल निभाते हैं। तो इसीलिए हम आज से हमारे प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होगी। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? कांची का, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभ विश्वविद्यालय? तो जो हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय था जो बहुत फेमस था उत्तर गुप्त युग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि थी वो किन को दी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त प्रथम को या हर्षवर्धन को? तो ये जो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किन्हें मानते हैं? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसका समझ लीजिएगा। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा के भगवान किसे मानते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धन्वंतरी को। जो धन्वंतरी था उन्हें आयुर्वेद की वेद चिकित्सा का भगवान मानते हैं। अगला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक बताना है हमें, तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था वो श्रीगुप्त था। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो जो ये रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार था वो किस वक्त किसने आक्रमण किया था और उसके बाद समाप्त हो गया था? तो ये जो हुनों द्वारा आक्रमण हुआ था उसके बाद हमारा रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार होता था वो समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? यानी कि जो आर्यभट्ट और जो वराह मिहिर थे ये कब फेमस थे? तो जो वराह मिहिर और आर्यभट्ट है ये गुप्त वंश के साथ संबंध रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो उसमें जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल था उस वक्त भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, या भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी की गई। तो हमसे पूछा गया है ये गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एग्जाम में ये जो पीछे के जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन इन पे ध्यान जरूर रखना है। इसने नहीं पूछा है तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गुप्त शासक थे उस वक्त जो राजपद था वो वंशागत नहीं था और सिंहासन पर सदा बड़े पुत्र को मिलता था, ऐसा भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है गुप्त शासकों के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि कालिदास थे वो किसके राज कवि थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो जो गुप्त युग का प्रवर्तक जो था वो श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार या कोई नहीं? तो जो गुप्त राजवंश था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो जो गुप्त शासक थे उनकी जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन डी सही है हमारा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो भानुगुप्त था, वाघभट्ट था, आर्यभट्ट था या वराह मिहिर था? तो जो हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? यानी कि किस राजा को विक्रमादित्य कहा जाता था?
जो गुप्त वंश से संबंधित था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वो राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो गुप्त संवंत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो जो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसे और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई थी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो जो गुप्तों के जो सिक्के हैं उनके संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। ऑप्शन बी सही होगा 22वें का। अगला प्रश्न है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागानंद? तो इनमें से हर्षवर्धन ने जो है हर्षचरित की रचना नहीं की थी, बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना उसने की थी। अगला है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? जो हर्ष ने जो कन्नौज सभा आयोजित की थी वो किसके सम्मान में की थी? तो वो हैन सांग के सम्मान में आयोजित की थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसके जो मापने का पैमाना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैरोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हमारा, अमीबा में कुल कितने शेल होते हैं? यानी कि जो अमीबा है उसमें कुल कितने कोशिका होती है? तो अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसमें एक कोशिका होती है। यह ध्यान रखना, जो अमीबा है जो है अमीबा और पैरामीशियम जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड जो है वो भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 में बना। क्या बना? 1963 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे स्टेशन है उनमें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव का रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यानी कुल मतलब आपका समय ख़राब ना करते हुए एक छोटे से वीडियो में हमने आपसे 30 प्रश्नों की चर्चा की है, जो कि एसएससी द्वारा पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप आगे इसी प्रकार के वीडियो और भी हम बनाते रहेंगे। आज हमारा पहला वीडियो था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो वीडियो की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।